नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, वो कंपनी की आप चार्ट ग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं मार्केट की रेस को लेकर के, मार्केट के ट्रेंड को लेकर के। जहाँ पे ये आंकड़ा देखी गई कि लगातार इनका जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस सिचुएशंस में जाकर के यदि समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए सिंपल सी यदि आप देखेंगे इसकी प्राइस को, तो कहाँ ये हायर से यदि लोअर की बॉटम को देखते हैं, तो मार्केट की कहाँ से कहाँ आके स्थिरता काम बनाती देखी गई है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो इस रेश की बात शामिल कर दी है, वहाँ पे जो आंकड़ा है, वो कहाँ इस प्राइस के आसपास के आके अटकी पड़ी है। क्या लगता है कि मार्केट इस रेंज में, यदि आप ऊपरी सतह से निचले लेवल की बात करें, ऑलमोस्ट तो कह सकते हैं करीब 311 रुपए की जो प्राइस हुआ करता था इसका, वो आजकल हायर वाले जो पोजीशंस था वो 78 रुपए के 178 रुपए के आसपास आ गए। मतलब देखा जाए तो एक ऑलमोस्ट कंपनी गिरती जा रही है कुछ पीरियड के हिसाब से। हर मार्केट में एक सवाल अक्सर होती है कि आखिर इसमें होगा क्या, और होगा क्या के मतलब के साथ साथ ये होता है कि आखिर टारगेट क्या हो सकता है, यदि अभी के सिचुएशंस में कोई है तो। साथ में असल जो है वो क्या है, कहाँ पे स्थिरता बना पाएगी मार्केट को लेकर। चलिए पहल बाय पहल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इसको लेकर के क्या क्या आंकड़ा मिलती है। सबसे पहले सवाल निकल के आती है कंपनी को लेकर इनकी रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी का जो डेटाबेस यहाँ पे दर्ज करती है उसमें बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो जिसका नाम है इरेडा की हम लोग बात कर रहे हैं। इरेडा में देखने को ये मिल रही कि लगातार जो सेल्स हैं वो बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी बात होती है मार्केट को कैप्चर कर। दूसरा क्या है, तो क्या होता है कि मार्केट के कैप्चर करने के साथ साथ आपकी जो फाइनेंशियल मार्जिन है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और वो भी स्थिरता कायम करती देखी गई। जहाँ पे वाई वाई के मुताबिक आप कंपेयर करेंगे, तो ये आंकड़ा मिलती है कि इसके मुताबिक जो है करीब 31% से 100 बेसिस पॉइंट की उछलती कूदती देखी गई। वहीं पे कंपनी में चाहे आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे, तो ये भी एक नई उड़ान के साथ उड़ती देखी गई। हाँ, बस बज़ाब्ते क्या है जो कंपनी में आप डिप्रिसिएशन के पार्ट यहाँ पे थोड़ा-सा हायर साइड के लिए खोलती देखी गई है। जबकि इस कंपनी की यदि आप कुछ डेटाबेस को देखेंगे, तो वो ये आंकड़ा देती है, जो कंपनी का जो रेस था, वो बुक वैल्यू से 484% इंक्रीज़ कर चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू से करीब-करीब कह सकते हैं 2 गुना से ज़्यादा, ढाई गुने के आसपास की मार्केट रेस में शामिल किया है। हायर से लोअर में देखा जाए तो प्राइस अभी पूरे के पूरे बीच वाले जो ब्रेक और डाउन्स की सिचुएशन है वहाँ पे आके खड़ी पड़ी है। यदि इसके अलावा बाकी कंपनियों की ऑन एवरेज देखा है तो ये यहाँ पे देखने को ये मिलती है कि यहाँ ओवरवेट की सिचुएशन क्रिएट करती है, जहाँ मार्केट कैप 45,000 करोड़ के आसपास है और नेट इनकम मार्जिन ये 25% की नंबर साझा करते हैं। वहीं आरओसी की आंकड़ा देखा है तो करीब 10% से लेकर 17% तक रिटर्न क्रिएट करती है। तो प्रमोटर्स अर्थात जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, का होल्डिंग 75% है। और कंपनी ये दावा करती है, जो जो लॉन वगैरह जो इससे जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जो इनकी पोर्टफोलियोज को लेकर देखा जाए, जिसमें कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है जिसका काम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना नहीं है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जो कि इस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां होती है। इनका काम है लोन प्रोवाइड करना, और कंपनी जो है 31/12/2024 तक का जो आंकड़ा मिली है उसमें कंपनी कहती है कि इनमें जो जिसमें विंड एनर्जी में करीब 18% की भागीदारी है, तो वहीं स्मॉल इंड हाइड्रो है, या फिर कह सकते हैं कि लोन फैसिलिटीज स्टेट यूटिलिटीज़ को लेकर हो, या सोलर सेक्टर को लेकर हो, या फिर इसमें सबसे जो ज़्यादातर जो आजकल डिमांडेबल हैं वो है सोलर सेक्टर, क्योंकि सोलर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जिसको लेकर कोई आपको वो नहीं करना कि आपको बड़ी सी प्लांट्स या कुछ ऐसी बनाना है। आप अपने घर पे भी छत पे रूफटॉप सोलर पैनल के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल सी प्रोसीजर होता है, और अपने यूटिलाइजेशंस को लेकर के आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ऐड ऑन कर सकते हैं, बाद में उसको स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जिससे उसको बेच भी सकते हैं। इस तरह की आंकड़ा निकल के आती है।
लेटेस्ट अपडेट में यदि देखा जाए कंपनी को लेकर के, तो ये आंकड़ा हमने कुछ पार्ट देखा जहां पे ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का जो ग्रोथ है लगातार बढ़ी है, चाहे वो सेल्स हो चाहे वो प्रॉफिटिलिटीज हो। हाँ, स्टॉक प्राइस में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरता जा रहा है। इसमें सिचुएशन ये है, जो एक FII लगातार हमारे इंडियन मार्केट से बिकवाली कर रहा है। जब FI बिकवाली करेंगे तो डोमेस्टिक के पास बचेगा, और डोमेस्टिक के पास बचा है तो शायद जब कभी ये FI आएगा तो सोचिए उस टाइम पे मार्केट किस रेस में शामिल हो सकता है। फिलहाल के लिए वो होता है ना, कोई गुल्लक से आप पैसे को फिलहाल लगातार निकालते जाएंगे तो वो क्या होता है, उसकी वेट लगातार घटती जा रही है। वैसे सिचुएशंस यहाँ देखने को मिला है, लेकिन कुछ बातों को भी जानना जरूरी पड़ता है कि देखिए निवेशकों में FI की भूमिका जो थी करीब दिसंबर तक में जो 2% के आसपास थी। और एक सवाल और आता है कि सर क्या बल्क डील तो कोई है ही नहीं, तो बल्क डील के थ्रू नहीं होता ये। छोटा छोटा करके यदि कोई बेचेगा कोई खरीदेगा जो कि बल्क डील की कंडीशन में फुलफिल नहीं करती है, तो फिर वो शो नहीं करता कि आखिर कितना बिकवाली हुआ कितना नहीं हुआ। आज के टाइम में तो मार्केट ऑब्वियसली क्या है, ओवरशॉट करती जा रही है लगातार के सिचुएशंस में। जबकि इसका रिजल्ट जो है जनवरी में आया था इस कंपनी का 9 मंथ वाला क्यू को लेकर के, और कंपनी ने अपने जो अपडेट्स को लेकर कहती है कि इंडिया लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन से जो फाइनेंसिंग FC के तौर पे जो कामकाज करते हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो, और इसके अलावा देखा है तो कहते हैं स्ट्रेटेजिक रोल इन द, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इनिशिएटिव करने को लेकर के, जहाँ प्रमोशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर के हो, या परफॉर्मेंस इन द ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करने की बात करें किया जाए, जहाँ पे इनकी ग्रेडिंग के बाद AA स्टेबल की बात रखी गई, ग्लोबल रेटिंग को भी साइन किया गया था। इसके अलावा कमिटीज भी इनके था जिनके हाई स्टैंडर्ड को लेकर के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो कंपनी 1987 में स्टार्ट होती है और 2024 तक का आंकड़ा में की गई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपग्रेड्स द इरीडा टू शेड्यूल्ड एज CPSC के तौर पे इनको रखा गया है, सेंट्रल पब्लिक इंडस्ट्री सेक्टर अंडरटेकिंग इंटरप्राइजेज के तौर पे। और AAA सस्टेनेबिलिटी की बात रखी गई है। 2025 की बात ये थी जो कंपनी को नवरत्न स्टेटस भी मिल गया, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पीस के द्वारा मिली है। इसके अलावा कहती है कंपनी को लेकर के जो ये प्रेजेंस अक्रॉस रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने ये जिक्र किया कि चाहे वो ट्रेडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो जिसमें कि सोलर हो, हाइड्रो हो, ट्रांसमिशन हो, बायोमास हो, विंड हो, एनर्जी इफिशिएंसी हो, इथेनॉल्स हो, वेस्ट टू एनर्जी की बात किया जाए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तौर पे इन्होंने कहा कि बैटरी स्टोरेज हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ग्रीन हाइड्रोजन्स हो या फिर पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो हो, फ्यूल सेल्स की बात किया जाए, या फिर रेनेबल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी को लेकर देखा जाए। फिर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को लेकर कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो टर्म लोन्स हैं उसको लेकर के, रिफाइनरीज रिफाइनेंसिंग ऑफ लोन को लेकर के, या फिर लेन ऑफ द क्रेडिट NBFC को लेकर के, लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो को लेकर के, तो टॉप अप लोन मिलती है, लोन्स सिंडिकेट्स को लेकर के देखा जाता है। इनकी कंपनी का ये कारोबार है जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग लैंडस्केप की जिक्र करती देखी गई। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कंपनियां ने लोन लिया है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी की बात जिक्र करती कही कि 2024 2025 में जो है, जो कि अक्टूबर टिल नवंबर तक इनका जो कैपेसिटी है करीब 206 गीगावाइट्स की हो जाएगी, जहाँ पे उन्होंने 200 गीगावाइट्स के जिक्र करते कि इंडियाज अटेंड्स रिमार्केबल नॉन फोसिल्स फ्यूल कैपेसिटी के बाद, और 500 गीगावाट्स की बात कहते हैं कि टारगेट फॉर द नॉन फ्यूसल को लेकर टारगेट की बात रखी है। यहाँ पे फाइनेंशियल समरी भी साझा किया था जहाँ पे रिवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस हों, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो, इसको लेकर जिक्र करती देखी गई कि उनमें जो वाई का ग्रोथ था उसमें 36% से लेकर के ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि, जिसमें नेट NPA की बात भी किया गया था जो कि 1% से काफ़ी कम का आंकड़ा साझा करती देखी गई। वैसे 9 मंथ वाले डाटा में रेवेन्यू में करीब 35% तो चाहे वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थी तो उसमें करीब 31% तक की परसेंट करती देखी गई। वहीं पे चाहे वेट्स ऑन लोन एसेट्स की बात किया जाए या फिर इनके पास इंटरेस्ट स्पीड की बात करें, इसमें कुछ कंपैरिजन टू तो देखा है तो पिछले पीरियड के मुकाबले परसेंटेज जो था
कुछ में अप और कुछ में डाउन की सिचुएशन क्रिएट करती देखी गई। ऐसे 9 मंथ के डेटा में इन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया कि इनका जो एक्चुअली वैल्यूएशंस था उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 36%, तो वहीं पे टोटल इनकम में करीब 36% के आसपास उछाल क्रिएट करती देखी गई वाई के मुताबिक। तो 9 मंथ वाले में वहीं 35% से लेकर 35% के आसपास आंकड़ा रहा। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया जाए वहाँ पे 27% ग्रोथ शामिल करती देखी गई। बैलेंस शीट में यदि देखा जाए तो कंपनी के पास ट्रेड पेबल की सिचुएशन नहीं थी। ट्रेड रिसीवेबल की यदि बात किया जाए तो कुछ डेटाबेस साझा कहते नहीं ऐसा। यदि ट्रेड रिसीवेबल की हम बात करें तो इनके पास फिक्स एसेट्स और अदर सेट्स के अंदर कुछ जो अमाउंट है ट्रेड रिसीवेबल की बात नहीं रहती है, क्योंकि लोन्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी को लेकर के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को लेकर जिक्र करती है कि कंपोजिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन को लेकर दर जो कि आउटस्टैंडिंग रहा है वहाँ पे, जिसको हम लोग एनपीए के तौर पे देख लेते हैं। प्रेजेंस की बात उन्होंने जिक्र किया यहाँ पे 23 स्टेट तो 4 यूटीज में इनका प्रेजेंस की रखी है, जहाँ अलग अलग परसेंटेज वाइज उन्होंने जिक्र करती देखी गई। जहाँ पे यदि किसी स्टेट की बात करें जहाँ हिमाचल सबसे ज़्यादा यदि किसी स्टेट्स में चल रही है तो वो है राजस्थान, जहाँ पे करीब 16% के 15-16% के आसपास हुई। तो कुछ कम कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आंध्र प्रदेश जहाँ पे करीब करीब 16% के आसपास की इनके पास रही है। इसको जो प्रेजेंस की बात कहती है डाइवर्सिफाइड को लेकर के। और जो स्टेबिलिटी जो उनकी जो रेटिंग एजेंसियां हैं जिसमें कि इक्विट्स हों या फिर ट्रिपल ए स्टेबल की बात कहती है, अलग अलग कंपनियां इसको लेकर, चाहे वो इंडिया रेटिंग्स हो, रिसर्च हो या फिर इक्विट्स हो या फिर रेटिंग एयर रेटिंग जैसे जो रेटिंग एजेंसियां हैं उसको लेकर कहती है। डोमेस्टिक्स बोरोइंग्स को लेकर उन्होंने जिक्र किया तो वहीं पे उन्होंने इंटरनेशनल्स जो है उसको अलावा फॉरेन बोरोइंग्स को लेकर भी जिक्र किया। एसेट्स क्वालिटीज़ को लेकर कहा है कि इम्प्रूव्ड एसेट्स क्वालिटी विद स्ट्रीट्स डिक्लाइन इन एनपीए को लेकर एनपीए लगातार डिक्लाइनिंग की बात कहती है। तो वहीं शेयर होल्डर आउटलेट को लेकर कहती है कि इनके पास चाहे वो गवर्नमेंट जहाँ पे 75% की होल्डिंग, तो वहाँ पे और जिक्र करती है कि यहाँ पे रेसिडेंशियल जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास 21% की होल्डिंग है। तो बाकी जो है कुछ बड़े निवेशक तो कुछ छोटे निवेशक की तादाद भी लगातार बनी पड़ी देखने को मिली है। इसके अलावा उन्होंने परसेंटेज डिक्लेरेशन के साथ भी बताया है और इसको हमने समझने की कोशिश किया कि नज़र समझने की कोशिश की तो रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में कुछ पहलू कहता है कि यार ये अभी भी ओवरवेटेज है, तो कुछ पहलू कहता है कि मार्केट में आगे चल करके बेटर रिजल्ट क्रिएट करने की चांस क्रिएट करती है, क्योंकि इसके पीछे वजह है तो मार्केट में डिमांड है खास करके रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। इंडियाज में जो क्रूड ऑयल वगैरह आती थी उसको धीरे धीरे कम करने की जो योजना चल रही है उसमें इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसका बेटर परफॉर्मेंस होने के चांस क्रिएट करती है। मिलेंगे कुछ दोस्तों नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एंड एडवाइजरी को लेकर के ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वैल्यूएशन मिलता हो वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।